Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In yesterday lecture I taught you up to two part of question number 4 of exercise 3.5. Okay. Today we will try to do the rest part of this question. Okay. So let's see. And one more request, please take your textbook, rough copy and pen or pencil etc. Okay. So let's see the question, the solution of question. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन कह क्या रहा है इस चीज़ को. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं. तो आइए करते हैं. सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी वाई. ओके, ये हम लोगों ने मान लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इक्वेशन 1 बनाते हैं. अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, पहले केस में जो है कि यश को 40 नंबर मिल रहा है, 40 मार्क्स. ओके, तो 40 मार्क्स किस कंडीशन में मिले होंगे यश को, आप थोड़ा सोच कर देखो. यानी यहाँ पर जो है कि निगेटिव मार्किंग भी हो रही है, यानी जितने उसने सही क्वेश्चंस किए उस पे जो मार्क्स मिले होंगे उसके बाद उस मार्क्स में से निगेटिव मार्क्स को सब्ट्रैक्ट भी किया गया होगा. और निगेटिव मार्क्स किस चीज़ में मिलते हैं, गलत आंसर पर मिलते हैं, जाहिर सी बात है. तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है कि करेक्ट आंसर x है और इस पर जो मार्क्स दिया जा रहा था वो 3 नंबर था. तो ये 3x है जो टोटल नंबर्स जो है, टोटल मार्क्स जो है यश ने पाए. लेकिन चूँकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो निगेटिव मार्किंग का मतलब कि वो मार्क्स डिडक्ट होंगे, रिड्यूस होंगे. तो कितने मार्क्स रिड्यूस होंगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि 1 मार्क्स जो है ईच क्वेश्चन के लिए. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट जो आंसर्स हैं वो y हैं, तो -y. ओके, तो -1y लिखें या y लिखें. तो यहाँ से आपका जो है, चूँकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे. 3x - y - 40 = 0 से इक्वेशन 1. ओके, केस 2 की तरफ आते हैं. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सही आंसर के लिए 4 नंबर कर दिए जाए और गलत आंसर के लिए 2 नंबर कर दिए जाए तो यश जो है वो 50 नंबर पाता है, 50 अंक पाता है. देन क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा. अब सही क्वेश्चन के लिए वो 4 नंबर पा रहा है तो 4x, और गलत के लिए 2 पा रहा है तो -2y. तो इसे आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो. सो 2x - y = 25 या 2x - y - 25 = 0 से इक्वेशन 2. ओके, तो ऐसे हम लोगों ने कर लिया. अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं हम लोग. क्या करेंगे, x अपॉन में सीधे अब करने की कोशिश करते हैं. धीरे धीरे जो है कि अपने क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे. तो ऐसी इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि b1 c2 - b2 c1. तो b1 हमारा -1 है और c2 हमारा जो है वो -25 है. तो ये 20 + 25 हो जाएगा. ओके, इसके बाद फिर क्या आता है, b2 c1. तो -b2 c1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद ये अगेन माइनस हो जाएगा, -40. ओके, तो आप देख लिए यहाँ -1 और यहाँ पर -40, तो +40 हो गया और यहाँ -40. ओके, इज़ इक्वल टू y अपॉन में. y के लिए क्या करना होता है, y के लिए हम लोग करते हैं c1a2 - c2a1. तो c1 कहाँ है, c1 हमारा -40, a2 हमारा 2, तो ये -80 हो जाएगा. फिर -c2a1,
तो C2 -25 और ये 3 है तो -75, और चूँकि वहाँ पर माइनस होता है तो +75 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 में 1 में होता है A1 B2, तो A1 हमारा 3 है, B2 हमारा -1 है, तो ये -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद A2 B1, तो A2 हमारा 2 है और B1 हमारा -1 है, तो -2 और ये +2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया x में, नीचे आ जाएगा आपका -15, y में यहाँ आएगा -5 और 1 में -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स की संख्या क्या है भाई, x है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। x में -15 इज इक्वल टू 1 में -1, तो माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ओके, 15 राइट आंसर्स। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, कंपेयर करेंगे y के वैल्यू को, y में -5 इज इक्वल टू 1 में -1, माइनस से माइनस गया और ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ 15 जो है सही जवाब और 5 गलत जवाब दिए होंगे यश ने, तब उसको इस तरीके का स्कोर मिल रहा है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है, आप चाहें तो वेरिएबल लिख, चाहें क्या वैसे करना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और आंसर आप मिला भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो कोई दो जगह है A और B एक हाईवे पे, और इनके बीच की दूरी जो है कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जो है कि दो कार हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। ये दो कार हैं, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? Okay, तो दोनों कारों का स्पीड क्या होगा? तो मान लेते हैं, let the speed of car A be x kilometer per hour and the speed of car B be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक काम तो ये कर लिया आपने। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक नई चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी हम किसी दो चीज़ को आपस में जो है कि मिलाकर देखते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों कार जब एक दिशा में जा रही होती है तो स्पीड क्या होता है। तो ट्रेन में अक्सर ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा कि जब जिस दिशा में आप जा रहे होते हैं, अगर ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि भाई सामने वाली ट्रेन हम लोगों की ट्रेन से कितनी तेज़ी से जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपकी भी स्पीड 40 किलोमीटर होती है और सामने वाले ट्रेन की भी स्पीड 40 किलोमीटर होती है, बट आपको ऐसा क्यों दिखता है कि वो बहुत तेज़ है? तो इस इसकी वजह है कि आप जो है इस कंडीशन में वो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जैसे ट्रेन जा रही होती है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्पीड दोनों की ऐड होगी। और जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो उस कंडीशन में जो है आई एम सॉरी, मैं शायद स्टेटमेंट उल्टा बोल गया, ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक के बगल से आप जो है किसी 4 व्हीलर से गुजर रहे हैं, उस रेल की स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर है और आपकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन में जब आप उस कार से उस ट्रेन को देखेंगे तो वो ट्रेन आपको धीरे चलती हुई महसूस होगी।
ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी भी स्पीड और आपका जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है ट्रेन के डायरेक्शन में इतना। और अगर यही चीज़ आप अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि जाएं तो आपको लगेगा कि बहुत तेज़ी से जो है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट निकल रहा है या गुजर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस कंडीशन में स्पीड ऐड होगा और किस कंडीशन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आइए तो यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन cars move towards each other, अगर एक दूसरे की तरफ आती है, then the resulting स्पीड क्या होगी, रिजल्टिंग स्पीड हो जाएगी, चूँकि एक तरफ आ रही है तो ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा व्हेन, ये पहला केस। दूसरा केस व्हेन कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया ना, व्हेन कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन। ओके, अपोजिट टुवर्ड का मतलब अपोजिट हो गया, इन सेम डायरेक्शन, देन द स्पीड और रिजल्टिंग स्पीड बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें ए की स्पीड जो है बी की स्पीड से ज़्यादा है, तभी जो है कि सेम डायरेक्शन वो 5 घंटे बाद मिल पा रही है। यहाँ एक कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन नहीं दिखाएंगे तो यहाँ आप कैसे x माइनस वाई रखेंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ y माइनस एक्स भी हो सकता है, तो उस केस में डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आप यहाँ कंसिडर कर ले कि नहीं x जो है y से ज़्यादा है, y से बड़ा है, तो देन आप जो है x माइनस वाई लिखेंगे। अब क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन पर आएंगे, तो क्वेश्चन से जो है कि हमने इक्वेशन बनाना है। तो अब यहाँ केस की बात करेंगे, केस वन में क्या बात हो रही है कि जब दोनों कार एक ही दिशा में जा रही है, तो जो पहली कार ए है वो दूसरी कार से 5 घंटे बाद मीट कर रही है। ठीक है, 5 घंटे बाद। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि 5 घंटे का जो डिफरेंस है तो वो किसके बराबर होगा, 100 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, या स्पीड इनटू टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक दिशा में जब जा रही है तो एक दिशा में जाएगी तो रिजल्टिंग स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई होगा। सो x माइनस वाई और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा, बराबर डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 100 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1। या आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो इसको इधर लेकर आ जाए। सो x माइनस वाई माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1। केस 2 की बात करते हैं। केस टू क्या कह रहा है, जब दोनों एक ही दिशा में आगे आ रहे हैं, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बात जब भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा शब्दावली में जो है आगे पीछे होता है। तो यहाँ जब एक ही दिशा में, तो अब एक दिशा में 2 केस यहाँ पर पैदा हो रही, इसीलिए थोड़ा सा जो है कि बात आपको जो है बताने में आप शायद कंफ्यूज हो रहे होगे। एक दिशा का मतलब ये भी हो गया कि दोनों एक दिशा में होंगे, और जब मैं बोलूँ दोनों एक दूसरे की एक दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। या आप सिंपली बोली टुवर्ड, तो इंग्लिश का एक वर्ड है टुवर्ड, तो ये काफ़ी आसान वर्ड रहेगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड से एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं, देन इनको आने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे बाद ये दोनों एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है तो टाइम लग रहा है 1 घंटा रिजल्टिंग टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1, और टाइम डिस्टेंस आपका जो है 100 ही रहेगा। देन x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2। चूँकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं इसी से करा रहा हूँ, बाकी आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं।
ठीक है, एलिमिनेशन से काफ़ी आसान हो जाता, केवल आपको जो है ऐड करना होता, y से y कैंसिल हो जाता। ठीक है, चलिए मैं इसको एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख चुके हैं। और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 से इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 मैंने बताया था कि एलिमिनेशन में क्या ध्यान देना होता है, साइन ध्यान देना होता है, कोफिशिएंट। तो साइन यहाँ पे अपोजिट है y का, तो ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 2 को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सो 2x इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो a की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस 60 को हम लोग जो है किसी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसे पहले y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 20, सो x की वैल्यू 60 है, तो 60 माइनस 20 40 किलोमीटर पर आवर। तो b की स्पीड कितनी आ गई भाई, 40 किलोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लगता है टिपिकल। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से। और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों को इस टाइप की चीज़ें देखना है, बोट जब भी हम बात करेंगे स्ट्रीम और बोट की। ठीक है, तो उसमें चलिए एनीवे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं हम लोग। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर नोट डाउन भी, राइट डाउन भी कर सकते हैं, या बेहतर है कि आप जो है लिखें, क्योंकि बहुत से बच्चे स्नैपशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर वो दोबारा नहीं करते हैं। तो जितना टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे उतना ज़्यादा आपका जो है लॉस होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ही करना है जिससे हमारा ग्रोथ हो सके। तो ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखते हैं इसको। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट। यहाँ बात हो रही है एक रेक्टेंगल के एरिया की। इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज रिड्यूस इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेस by 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो लिख लेते हैं, लेट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y। ओके, तो हमने मान लिया x y, तो जनरली x हमारा लेंथ हो गया, y हमारा ब्रेथ हो गया। आप चाहते तो लिख सकते थे लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y। ठीक है, तो केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में क्या बात हो रही है भाई? केस 1 में बात हो रही है कि लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो लंबाई को कितना घटा दिया जाए मान लीजिए। तो सबसे पहले जो है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको समझ लें। तो यहाँ से पहले लिख लें लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ओके, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या कह रहा है कि अगर लंबाई में से 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई में क्या बोला है, 3 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देन एरिया क्या हो जा रहा है, एरिया जो है 9 यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो एरिया घट जाएगा एक्स वाई माइनस 9। तो इससे इक्वेशन बना लेते हैं। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई चला जाएगा, सो 3x माइनस 5y और ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। जब प्लस 9 माइनस 15 से कैलकुलेट होगा तो माइनस 6 देगा। ओके, से इक्वेशन 1। अब केस 2 की बात करते हैं।
केस 2 में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज की, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 यूनिट। तो लेंथ कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, ब्रेथ कितना बढ़ रहा है भाई, ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ रहा है आई थिंक। तो एरिया कितना बढ़ जा रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है 67 यूनिट। तो इसको जो है कि सिंप्लीफाई करते एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y एंड देन प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई गया, 2x प्लस 3y और ये माइनस 67 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 61 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2। ओके, अभी क्या करना है हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन में। तो x अपॉन में क्या होता है भाई b1 c2, तो b1 क्या है यहाँ पर, b1 है -5, c2 -61, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30 तो 305। फिर इसके बाद b2 c1, तो b2 हमारा 3 है और c1 हमारा -6 है, तो 6 3 जा 18 -18 और यहाँ पर माइनस तो प्लस 18 हो जाएगा। y अपॉन में आपका क्या होगा, y अपॉन में होगा c1 a2, तो c1 क्या है देख लेते हैं, c1 हमारा -6 से a2 2 है तो -12, फिर माइनस c2 a1, तो 61 है ये और ये 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 183, तो माइनस तो प्लस 183 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका a1 अपॉन में a1 इंटू b2 या a1 b2, तो a1 हमारा 3 है और b2 भी हमारा 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड a2 b1, तो ये -10 तो +10 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू जो है कि देखते हैं क्या आती है। तो x अपॉन में ये आपका कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों का 300 ये हो जाएगा 8 5 13 कैरी 1 और 1 1 2 323 और ये हो जाएगा y अपॉन में 171 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 19। ओके, तो लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ होगा आपका x अपॉन में 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 19 और x इज इक्वल टू 323 अपॉन में 19। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 19 1 जा 19, ठीक है, और 19 जो है 32 में से जाएगा तो आपका बचेगा 13। ओके, 13 और 3 133, तो 133 किस टेबल में आता है, तो आई थिंक 7 टाइम में आता है, तो ये 70 मीटर हो जाएगा अगर यूनिट दिया हुआ है या केवल यूनिट होगा, ठीक है, केवल 17 यूनिट लेंथ हो गई। अब ब्रेथ की बात करते हैं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो। 1 अपॉन में 171 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 19, सो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 171 अपॉन में 19 इज़ इक्वल टू 9, ठीक है, तो 9 यूनिट। तो लंबाई 17 यूनिट आ गई और चौड़ाई जो है 9 यूनिट उस रेक्टेंगल की आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इसमें क्या क्या टेक्निक्स हम लोगों ने यूज़ की वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हाँ सर क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस करते हैं। ओके।